तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर। लाइन कट गई थी मेरे भाई मेरे दोस्त, तो बुरा नहीं मानना है, इससे पहले हमने पढ़ा रहा था, ठीक है। 4-5 मिनट जैसे ही पढ़ाया ना कि लाइट चली गई, ठीक है, तो मिटारे नहीं है। अब इसी को समझा देंगे, समझ में आई बात। इसको क्या करना पड़ता है, कट करके फिर जोड़ना पड़ता है, इसीलिए नहीं मिटा, इसी को समझा देंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए जोश वही रहेगा, जोश और जज्बा में तनिक भी कमी नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो इससे पहले हम लोग एटम के बारे में देखा था कि एटम के बारे में सबसे पहले कनाद ने क्या कहा, उसके बाद में कनाद के बाद आए डाल्टन साहब, और डाल्टन ने क्या किया, व्यापक थ्योरी एटम के बारे में दिया। फिर उसके बाद में जे थॉमसन आया था और कहा था कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वह तरबूज की तरह होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसका बीज, और अदर पार्ट ऑफ द वाटरमेलन डिनोटेड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो अदर पार्ट होता है हमारे तरबूज जो भी जिसका तरबूज हो, ठीक है, उस तरबूज का क्या होता है, आपका लाल वाला भाग पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में रदरफोर्ड ने क्या बताया, गोल्ड फल से कैसे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में मैक्सवेल ने क्या बताया था, उसके बाद में फिर हमने दिखा था नील बोर-बारी का नियम, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवर के बारे में कहा था। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन से जो भी सवाल बनेगा ना वह आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले मेरा दोस्त मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता पूछता है, तो खोजकर्ता जो है आपका जे थॉमसन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का जो है ना निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, निरपेक्ष बोले तो एब्सोल्यूट मास कितना होता है, ठीक है। तो इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है एब्सोल्यूट मास। निरपेक्ष द्रव्यमान होता क्या है, तो जब किसी भी एटम का मास यदि बिना किसी तुलना किए हुए निकाला जाए उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास। तो वही तो लिखे हैं कि निरपेक्ष द्रव्यमान एब्सोल्यूट मास क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। और यह डिफिनेशन लिख दिया कि वैसा द्रव्यमान जो बिना किसी तुलना किए हुए निकाला जाए उसी को कहा जाता है निरपेक्ष द्रव्यमान, बिना किसी तुलना से, ठीक है। पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो कहिएगा कि दोनों है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना सीधा नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉन का पूछेगा कि सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है और निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। तो सापेक्ष द्रव्यमान होता है आपका 0.0054 अप्रॉक्स में 0 के बराबर, और सापेक्ष बोले तो रिलेटिव मास, अर्थात किसी से रिलेट करके मास निकालेंगे, किसी एटम को ले लेंगे और उससे रिलेट करेंगे, तो रिलेट करके निकालेंगे तो 0.0054 आएगा और अप्रॉक्स में 0 आएगा। तो मेरे दोस्त यहां ध्यान से देखिएगा कि निरपेक्ष द्रव्यमान होता है कि वैसा जिसको बिना किसी तुलना किए हुए निकाला जाए, और इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। और उसके बाद में रिलेटिव मास सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो 0.0054, ठीक है। यह लगभग अप्रॉक्स कितना है, 0 के बराबर है। और इस पर चार्ज बोले तो आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना पूछ देगा कि हाइड्रोजन की यदि तुलना करेंगे, हाइड्रोजन के प्रोटॉन से तुलना करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन से जब तुलना करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास तो कितना होता है, तो 1/1840 या 1837 होता है। कोई किताब 1837 देता है, कोई 1840 देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, तो यह जो है 1/1837 या 1840 होती है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गई बात, मिटार दे। इलेक्ट्रॉन से जो भी सवाल बनेगा आपका अब बन जाएगी सापेक्ष द्रव्यमान और निरपेक्ष द्रव्यमान, यह थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। निरपेक्ष बिना किसी तुलना के अर्थात 9.1 × 10⁻31 kg, खाली इतना याद रखना ना काम हो जाएगी। और उसके बाद में 0.0054 क्या होता है, यह रिलेटिव मास होता है, सापेक्ष द्रव्यमान किसी से तुलना करके निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के बाद अगला हेडिंग लगाइए प्रोटॉन, ठीक है। और एक बात यहां पर यह भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के प्रोटॉन की तुलना में 1/1840 1/1837 होता है, ठीक है। समझ में आई बात। और वही जो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एकदम जोश और जज्बा के साथ क्या करनी है, पढ़नी है। एक बार अच्छा से फाउंडेशन पढ़ लीजिए और उसके बाद में जाकर के कोई भी क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। हमारी प्रयास यही रहती है कि अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा दे, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बाद हेडिंग लगाइए प्रोटॉन।
प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है ना वह गोल्डस्टेन किए थे, ई गोल्डस्टेन, ठीक है, गोल्डस्टेन। जबकि इसका नामांकन जो है ना, जबकि नामकरण किसने किया? तो नामकरण जो है ना वह रदरफोर्ड करने वाले हैं। यह बात कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया, ठीक है, रदरफोर्ड नामकरण किया है बस। जबकि खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टेन है। समझ में आ रही है बात? गोल्डस्टेन क्या किए हैं? इसका खोज किए हैं। और इसके ऊपर अगला द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों लिखेंगे, ठीक है। निरपेक्ष बोले तो एब्सोल्यूट मास, निरपेक्ष द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब एब्सोल्यूट मास, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। एब्सोल्यूट मास क्या होता है? जो बिना किसी तुलना किए हुए निकाला जाए, बिना किसी के तुलना किए हुए निकाल दिया जाए, तो उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मास। और इसका होता कितना है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1.0072, ठीक है, 1.0072। समझ में आई बात? 1.0072 होता है, ठीक है। अच्छा, निरपेक्ष द्रव्यमान। उसके बाद में अगला लिख लीजिए निरपेक्ष द्रव्यमान, वेरी सॉरी, तो सापेक्ष द्रव्यमान लिख दिया जी, वेरी सॉरी। निरपेक्ष द्रव्यमान जो है ना 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है मेरे दोस्त, गलतियां हो गई है, यहां पर सुधार लीजिएगा। समझ में आई बात? वह जो है ना रिलेटिव मास होगा। समझ में आ रही है बात? यह तो सापेक्ष निरपेक्ष द्रव्यमान जो है ना बिना किसी तुलना से निकालेंगे, तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg, और यह लगभग जो है ना 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। यह होता क्या है? किसी भी एटम का मास यदि कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ एटम से तुलना करते हैं तो वही कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम के द्रव्यमान की तुलना कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ एटम से करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। किसी भी एटम का मास कार्बन के 1/12 पार्ट ऑफ एटम से करते हैं, मास ऑफ एटम से करते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक मास कहलाता है। उसके बाद में निरपेक्ष के बाद सापेक्ष लिखिए, सापेक्ष द्रव्यमान, अभी जो लिखे थे वही लिखाएगा। बोले तो रिलेटिव मास, रिलेटिव मास यह कितना होता है? तो रिलेटिव मास होता है 1.0072, ठीक है। यह कितना होता है? तो 1.0072 होता है। इसके ऊपर चार्ज देख लीजिए, आवेश, आवेश कितना होता है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और नोट में बात लिख देना है कि भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज समान होते हैं लेकिन मास अलग होता है, ठीक है। भले ही इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का आवेश जो है ना वह सेम है, जबकि द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान क्या है? अलग है। जबकि द्रव्यमान मास जो है ना वह अलग है। निरपेक्ष द्रव्यमान, सापेक्ष द्रव्यमान दोनों का दोनों क्या है? अलग है। उसके बाद में हेडिंग लगाइए आप न्यूट्रॉन, ठीक है। बोलिए न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है बात? जनरली यहां से करता सब क्या है ना कि न्यूट्रॉन का जो है आपका निरपेक्ष द्रव्यमान उसको बता करके कहता है कि हो गई काम, और इसका खोज करता, और यह सब पूछ देगा तब जी तो दिक्कत ना हो जाएगी। प्रोटॉन के बाद अगला हेडिंग लगाइए न्यूट्रॉन, लिख लिए न्यूट्रॉन। चलिए मैं भी लिख देता हूं, चिंता नहीं करनी है। तीसरा न्यूट्रॉन का पहला बात खोजकर्ता किसने किया था? मतलब खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक करके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका क्या किया था? खोज किया था। तो खोजकर्ता लिख लो। खोजकर्ता यह सब पूछता है जी। खोजकर्ता जो है ना चैडविक, खाली चैडविक लिखो, चैडविक। उसके बाद में इस पर देखो चार्ज कितना होता है? आवेश, तो आवेश जो है ना वह शून्य, ठीक है। उसके बाद में निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट मास,
निरपेक्ष द्रव्यमान बिना किसी तुलना से निकाला जाए, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मास। पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6748, कहीं 9 भी लिखा जाता है, 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यह लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है ना जी। बोलिए, प्रोटॉन के जो एब्सोल्यूट मास है उसके बराबर है। उसके बाद में निरपेक्ष द्रव्यमान के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए सापेक्ष द्रव्यमान, लिख लीजिए पॉइंट, हेडिंग नहीं, द्रव्यमान। ठीक है, सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.000086 होता है। ठीक है, यह रिलेटिव मास कितना होता है, तो 1.0086 होता है। ठीक है, आवेश 0 हो गया, निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, 1.0086 होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो, इस तरह से न्यूट्रिनो। ठीक है, अब सुनो, न्यूट्रिनो का खोजकर्ता किसने था, मतलब न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रिनो का खोज जो है ना वह करने वाले व्यक्ति है आपका पाउली। ठीक है, पाउली। ठीक है, बबली ना बोले हैं जी, खोजकर्ता। ठीक है, फेयर लवली, बबली। ठीक है, खोजकर्ता किसने किया था, तो इसका खोजकर्ता जो है ना वह पाउली साहब जो है इसका खोजकर्ता किए थे। ठीक है, पाउली। और इस पर जो है ना द्रव्यमान एवं मेरे दोस्त आवेश कितना होता है, तो द्रव्यमान एवं आवेश जो है ना वह 0 होता है मेरे हीरो। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश, द्रव्यमान बोले तो एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास जो भी हो यह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो का। उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए, न्यूट्रिनो के बाद अगला लिख लीजिए पोजिट्रॉन। ठीक है, पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, POSITRON होता है पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन। ठीक है, पोजिट्रॉन क्या होता है, तो पोजिट्रॉन का पहला बात कि इसका डिस्कवर करने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसका डिस्कवर करने वाले व्यक्ति जो है ना वह है एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन की बात नहीं बोल रहा हूं जी, वह अलग है। खोज जो है ना, खोज किसने किया है, तो एंडरसन। एंडरसन जो है ना वह खोज करता है। उसके बाद में यह जो है ना पोजिट्रॉन, यह एंटी पार्टिकल होता है जी। समझ में आ रही है बात, एंटी पार्टिकल किसका होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है। एंटी पार्टिकल समझते हो, एंटी न्यूट्रॉन समझते हो क्या होता है, कि वैसा जो दो पार्टिकल अपोजिट नेचर का हो और दोनों क्या करे, जब आपस में भिड़े तो एक दूसरे को बर्बाद कर दे, उसी को एंटी पार्टिकल बोला जाता है। समझ में आ रही है बात, तो यह एंटी पार्टिकल किसका है, तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। ठीक है, लिख लीजिए, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, एंटी पार्टिकल है। क्यों है एंटी पार्टिकल, तो मेरे दोस्त जब इलेक्ट्रॉन के साथ यह भिड़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को मार देगा। समझ में आ रही है बात, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। खोजकर्ता एंडरसन, ध्यान से समझिएगा जी, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। खोजकर्ता किसने किया था, तो खोजकर्ता जो है आपका एंडरसन। इस पर देखो, जितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही द्रव्यमान जो है ना इसका भी होता है। जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज, वही आवेश जो है ना इस पर भी होता है। ठीक है, सुनो, यहाँ पर आपका द्रव्यमान जो है ना कितना होता है, देखो ध्यान से पढ़नी है। द्रव्यमान जो है वह कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान बस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान एवं, चलिए हो गई बहुत, इलेक्ट्रॉन का इसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए मेसॉन। ठीक है, मेसॉन छठा, मेसॉन का खोजकर्ता किसने है जी, इसका खोजकर्ता जो है ना क्यूबा। ठीक है, देश की बात नहीं बोल रहे हैं, इसका खोजकर्ता जो है किसने किया था, खोज जो है ना वह क्यूबा। ठीक है, क्यूबा याद रखिएगा। और सातवां, और क्या याद रखिएगा, मेसॉन के बाद बोसॉन। ठीक है, बोसॉन, इसका खोजकर्ता किसने है जी, किसने किया था खोजकर्ता, सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्रनाथ
बोस, ठीक है, इसीलिए बोसॉन अपने पार्टिकल के नाम पर पढ़ दिया जी, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, बोसॉन का खोज करता सत्येंद्र नाथ बोस। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यह क्या होते हैं, एटम में अस्थाई पार्टिकल होते हैं, जबकि यह सब जो है ना यह क्या है, अस्थाई पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद में अब हेडिंग लगाइएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। बोलो यहां पर कोई दिक्कत है तो बोला जाए, समझ में आ रही है बात, मिटा दें। चलिए अब हेडिंग लगाइए आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यह बात बता दिए। चलिए अब हेडिंग लगाइए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। एटॉमिक मतलब परमाणु और नंबर मतलब संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, यहां से देखो बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, सभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अच्छा से पढ़िएगा तब पढ़ाई ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर होता है कि किसी भी एटम में जो केंद्र में क्या होता है, तो किसी भी एटम के केंद्र में होता है आपका न्यूक्लियस, नाभिक होता है, और उसके पास जो प्रोटॉन है ना उसी को क्या बोला जाता है, नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो परमाणु के अंदर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक में, नाभिक बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कदापि नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना वह आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते बढ़ते रहती है, यही कारण है, समझा बात। तो किसी भी परमाणु एकदम बिंदास लिखो, किसी भी परमाणु के नाभिक, नाभिक बोले तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, खोजने वाला नाभिक का खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। नाभिक न्यूक्लियस का खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द सराउंडेड ऑफ द न्यूक्लियस इन द एटम नोन एज द एटॉमिक नंबर आर यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन थ्योरी, आर यू अंडरस्टैंड। ना ज्यादा इंग्लिश ना बोलनी है जी, ध्यान से समझते चलो, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, यही कारण है कि होल चार्ज कितना था, न्यूट्रल हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि न्यूट्रॉन जो जितना आपका इलेक्ट्रॉन है वही प्रोटॉन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, यह गलत हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो कदापि मेरे दोस्त मत कह देना कि जो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही कहलाएगा परमाणु नंबर, तो गलत हो जाएगी। जितना प्रोटॉन है वह कहलाएगा परमाणु नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए तो लिख देता हूं कि नाभिक, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक में, न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कदापि नहीं परमाणु संख्या में रखते हैं, परमाणु संख्या में रखते हैं, क्योंकि सब रीजन भी लिख दिया जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोटेड जो है ना, डिनोट जो है ना किससे दर्शाते हैं इसको जेड से जी, ठीक है, जेड से दर्शाते हैं, समझ में आई बात। इसको किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, समझ में आई। जैसे कि एग्जांपल में देखो मेरे दोस्त, यहाँ सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन कहने का अर्थ 11 है, ठीक है।
प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, अर्थात क्योंकि हमने बोला है अभी कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जितना आपका प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी हम सिखा रहे हैं निकालने के लिए, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। ठीक है, आप भी सीख जाइएगा, 2 मिनट में सीख जाइएगा, सिखाना कौन बड़ी बात है। तो प्रोटॉन जो है 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11। और भी ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम, जो मैगी खाए एक बार वह मांगे बार बार, तो मैग्नीशियम से मैगी याद रखो, बार बार 12। तो कितना इसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 12। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। बोलिए, समझ में आ रही है बात। तो सोडियम मैग्नीशियम यह सब बात समझ में आ रही है। अब एटॉमिक नंबर के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, आयन। ठीक है, कि आयन क्या होता है। ठीक है, तो चलो बता देता हूं कि आयन क्या होता है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, यही देखने गए थे कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, मिटा दे। चलो, एटॉमिक नंबर के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए, आयन। द चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन होता है, लेकिन डिफिनेशन थोड़ी बताना है, कहानी समझानी है। ठीक है, चलिए बताता हूं क्या कहता है कहानी, क्यों होता है दिल दीवाना। ठीक है, आयन, हेडिंग लगा लीजिए, आयन। चलो, आयन क्या होते हैं, तो आयन, ठीक है आयन। दूसरा, आयन, आयन को आयन ही बोला जाता है। द चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन है। अब समझो आयन क्या होता है, तो वैसे एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या तो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, उसी को तो आयन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। कुछ ऐसे एटम होते, कुछ का वैसे एटम जो या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हो या इलेक्ट्रॉन को लेते हो। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, आयन कहा जाता है। तो वैसे परमाणु, वैसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हो, त्याग देते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, वही क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, तो डिफिनेशन हो ही गए। वैसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हो या एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी को बोला जाता है आयन। ठीक है, अच्छा अब सुनो, जब यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, तो इसको हम लोग किस चार्ज से डिनोट करेंगे, त्याग देगा तो प्लस चार्ज और ले लेगा तो माइनस चार्ज। ठीक है, यह यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो धन आवेशित होती है। धन आवेशित मतलब चार्ज, धन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, धन आवेशित होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। और दूसरा बात लिख दो कि यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता हो, ले लेता हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता हो तो ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित होता है। ठीक है, ऋण आवेशित होता है, समझ में आई बात, ऋण आवेशित होता है। अब सुनो, जैसे समझिए, ऋण आवेशित का मतलब नेगेटिव चार्ज। अब सुनो होता क्या है, कोई भी आप एटम उठा लीजिए। ठीक है, चलो हम सोडियम उठा लेता हूं। ठीक है, सोडियम को हमने क्या कर लिया, उठा लिया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसका थोड़ा सा वैलेंसी निकालो तो 2 8 1 होता है, निकालना सिखाएंगे। 8 है तो 10 1 11। तो इसका एक क्या है, अनस्टेबल है, तो एक अनस्टेबल है, तो यहां पर प्लस चार्ज एगो देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखो, पहला दूसरा भी ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझना। यहां लिखे दूसरा जो है आपका, ऐसे इसको देखो, ऐसे लिखता हूं कि ताकि समझाने में हमको सुविधा रहे। दूसरा आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, 2 8 2। ठीक है, तो इसका 2 जो है अनस्टेबल है, तो इस पर कैसा चार्ज लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता हो या
ले लेता हो, ठीक है। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे? पहला बात, इसमें प्रोटॉन कितना है तो मेरे दोस्त आराम से बता दो, 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ? तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह 11, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा बताइए? या कितने इलेक्ट्रॉन को जो है ना स्टेबल होने के लिए त्यागेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए त्यागेगा तो कितना बचेगा? 10। समझ में आ रही है बात? यह 10। और यहां पर भी यही देखो, मैग्नीशियम यही आयन कहलाता है जी, स्टेबल होने के लिए एक अपना त्याग दिया, यह खत्म। देखो यही ना होता है 2 8 8 18 18 32 32। बोलो, एक फार्मूला बताया था ना 2n², n का वैल्यू 1 रहेगा तो कितना आएगा 2, n का वैल्यू 2 आएगा, 2 रखिएगा तो 8 आएगा, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो 18 आएगा, 4 रखिएगा तो 32 आएगा। यही सब ना स्टेबल है के एलिमेंट सेल, कल तो बताए ही थे। बोलो, तो ये अपना एक सेल को क्या करेगा? हटा देगा, ठीक है। तो एक को हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन को। यहां पर भी देखो प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन यहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। बोलो 2 8 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है ना 12 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? यह 10 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो 10 हो गया। ध्यान से मेरे दोस्त बात को समझते चलिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पूछते चलिएगा, और क्या कह सकता हूं। बोलो, समझ में आ रही है बात? चलिए और देखो, इलेक्ट्रॉन 12 में से 2 गया 10। तीसरा ले लो इसी तरह से क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन जो लेना है लीजिए, इससे दिक्कत नहीं है। क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम जो लेना है लीजिए, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कलर 17, ठीक है। क्लोरीन से कलर 17 खतरा, कलर से लाल याद रखेंगे, कराएंगे एटॉमिक नंबर याद 17। इसका थोड़ा सा बैलेंसी निकालो, 2 8 और 7, ठीक है। 2 8 7, तो बैलेंसी कैसे निकालते हैं? 4 से ज्यादा होता है तो 8 में से घटा के 7, एक आ गया। तो यहां पर क्या है, एक जो है ना इसका यदि एक रहता तो 7 1 8 बना करके क्या कर लेता? ऑक्टेट पूरा कर लेता, ठीक है। तो एक की क्या है, इसका कमी है तो नेगेटिव लगाएंगे, और यहाँ एक ज्यादा था तो पॉजिटिव लगा दिए, 2 ज्यादा था तो 2 पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर एक की कमी है, देखो लो, एक रहता तो एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। एक्सेप्ट या करेगा? समझ में आ रही है कुछ बात जी? यहाँ पर एक की कमी है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज लगाए। बोलो, तो यहां पर देखो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 17, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इस बार इलेक्ट्रॉन जो है ना 17, ठीक है। और एक जो है ना यहां पर क्या करेगा? लेगा। तो यहां पर 17 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। समझ में आ रही है बात? 18। उसी तरह से आप चौथा ले लो एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13, इसका निकालो 2 8 3, ठीक है। तो 3 स्टेबल होने के लिए छोड़ देगा, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 13, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 13 में से 3 क्या करेगा? छोड़ देगा यह वाला, तो यह अपना स्टेबल हो जाएगा 10। समझ में आई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। समझ में आ रही है? बोलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो प्रीवियस मतलब कि पीछे रिकैप करके देखिए, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, दोबारा समझाएंगे, ठीक है। चलो मिटा दे। समझ में आई बात? आयन के बारे में समझ में आई तो बोलिए। आयन के बाद अगला सब इलेक्ट्रॉनिक लगाओ। सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? मिटा दे। चलो, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ना कि जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, ठीक है। वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो उसी को क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे मेरे दोस्त है, यहां पर इलेक्ट्रॉन 10 गो है, यहां पर 10 गो है, तो क्या लिखे थे यह जी? सोडियम था ना। तो सोडियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यही बात को बता रहे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो उसी को सम इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, ठीक है। मिटा दे। चलिए, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना तो अपने आप समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली बात हो क्या रहा है। फिर भी यही बात देखो, अभी भी जो अभी बनाने जा रहे हैं ना, फिर से यह लिखेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि देखो क्या होता है। अरे ससुर मीटर ही नहीं रहा हालियाली, छोटा करके रखे हैं, बड़ा करके रखता हूं, देखो इस तरह से। ध्यान से समझते चलिएगा। अब अगला हेडिंग लगाइए सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, 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 देखो सम इलेक्ट्रॉनिक सब इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, सब इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है जी,
सब नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सुनो, यह होता क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का अर्थ होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो वैसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो लिख लीजिए, वैसे एटम परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो, वही क्या कहलाता है? आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में आप सोडियम को ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम को ले लीजिए, आप तो आराम से समझ सकते हो। मैग्नीशियम को ले लिए, उसके बाद में ऑक्सीजन को ले लिए, ठीक है। यहां पर देखो 11 एक चार्ज अभी बताए हैं कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसा है, त्याग दिया। तो इसमें प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन जो है 11 गो, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 11 माइनस 1 बोले तो 10, ठीक है, 11 माइनस 1 तो 10। समझ में आ रही बात? यही तो बात बोले हैं मेरे दोस्त, काहे नहीं लिख दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं? क्योंकि देखो ना, यहां पर अभी बोले कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है। कंसेप्ट समझो, जितना एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम डिनोट लेते किसका है? डिनोट बोले लेते किसका है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है और बढ़ती है। देख लो यहां घट गया, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाता है। समझ में आई बात? हमेशा प्रोटॉन को लिया जाता है। इस बात को इसीलिए जोर जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। स्पीक लाउडली सर, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग बोलते थे ना, कि कस करके बोलिए स्कूल में, ठीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है, वही बात बोल रहे हैं। देखो 11 में से 1 गया 10, मैग्नीशियम का 12, ठीक है, 2 यहां चार्ज, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 12। और उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है ना 12 में से 2 घटा करके, तो यह क्या हो जाएंगे? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, लेकिन 2 को क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे से सुनो, 8 यहां पर है ऑक्सीजन का, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6, इसको यदि 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो 8 ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो 2 की क्या है? कमियां है, ठीक है, 2 की कमी है। तो प्रोटॉन तो सीधा बात है कि 8 हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है, और 2 की कमी है, देखो 2 की कमी है, तो यह एक्सेप्ट करेगा तो 10। तो इसी को क्या बोला जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है? बोलिए, ठीक है। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का लीजिए ना, एल्युमिनियम का भी जस्ट बोले थे एटॉमिक नंबर 13, 3 गो चार्ज, ठीक है, 3 प्लस चार्ज होगा ना जी, 3 प्लस चार्ज, इसलिए 3 गो दे दिए। कोई कोई ऐसा लिखता है एल्युमिनियम 3 प्लस लिखता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 माइनस ऐसे लिखता है, ठीक है। तो जो जैसे लिखे उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 13 गो होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 13, यहां पर 3 गो छोड़ देगा, 2 8, और यहाँ 3, तो 8 2 10 और 3 13। यही तो क्या है? अनस्टेबल कर रहा है एल्युमिनियम को, ठीक है। तो यह छोड़ देगा, तो 13 में से 3 छोड़ दिया तो 10। जैसे ही 10 हो गया इलेक्ट्रॉन ना, तो यह क्या हो जाएगा? अस्टेबल होगा। तो मेरे दोस्त, परमाणु संख्या में यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं लेकर के प्रोटॉन को लेते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? घट रही है और बढ़ रही है, ठीक है। बोलिए, और यदि सब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है। यह बात समझ में आ गई? बोलिए, तो आ गई तो अच्छी बात है। अब हेडिंग लगा लीजिए, क्या आप, तो अब हेडिंग लगा लीजिए एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास जो है ना क्या होता है, चलो मिटा दे सब। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होते हैं? चलिए, चौथा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। यह क्या होता है? तो यह जो है ना, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, यह दोनों के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ देते हैं तो परमाणु बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के प्रोटॉन, किसी भी परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो किसी भी परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो परमाणु द्रव्यमान आती है, परमाणु द्रव्यमान आती है, ठीक है।
आती है, इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड जो है ना वह ए से करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन NEUTRON होता है न्यूट्रॉन। तो एक फार्मूला बना ले, देखो तो एटॉमिक मास का ए बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड बोल दिया और न्यूट्रॉन को एन बोल दिया। तो ए बराबर कितना हो गया, जेड प्लस एन। देखो कितना बढ़िया से निकाल रहे हैं जी फार्मूला, ठीक है। ए बराबर जेड प्लस एन। तो यहाँ यदि हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन या हमको न्यूट्रॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन वगैरह तो समझ में आ गई बात, और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, यही है जी। न्यूट्रॉन पता चल गई तो काम हो गया, समझ में आ रही है बात। तो कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन देकर के एटॉमिक मास पूछ देता है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन निकालने के लिए, देखो एन निकालने के लिए जेड को इधर भेज देंगे, कोई भी संख्या प्लस होती है इक्वल टू के बाहर आती है तो माइनस हो जाती है, ए माइनस जेड। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधी है कि एटॉमिक मास में से उसके परमाणु संख्या को घटा दो, ठीक है। परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। इसको मिटा दें, बोलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। यह सब तो बच्चा वाला खेल है जी, 9th-10th का सिलेबस है। तो फिर भी नहीं समझ में आ रही है मेरे दोस्त तो दिक्कत हो जाएगा, यह सब तो छोटा छोटा बात है, ठीक है। बोलिए अच्छा, टीचर का भी बीपीएससी वाला जो है ना जी, देखे ना तो कुछ टीचर जो है ना गेस्ट पेपर पढ़ रहा था, और बताइए गलती से यदि सिलेक्ट भी हो गए तो बच्चा को क्या पढ़ाएंगे। एक टीचर बनना बहुत ही टफ होता है, अपडेटेड रहना पड़ता है, और अभी देखो तो सब टीचर ही बन जाते हैं। खैर इस सब पर धब्बा टिप्पणी हम क्यों करें, जाए टीचर गुरु होते हैं, गुरु गोविंद द्वार खड़े, काके लागू पाओ बलहारी गुरु आपने दियो गोविंद दियो बताए, ठीक है। इस तरह से था ना जी, कबीर जी का दोषा है कि रहीम जी का है, जो भी जिनका भी हो कबीर जी का है। देखिए तो n बराबर a माइनस जेड, ठीक है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल में समझो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे मान के चलो कि अच्छा इसको डिनोट कभी कभी पार्टिकल से ऐसे करते हैं, एक्स हो गया यह पार्टिकल, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, और यहां पर क्या हो गया, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, और एटॉमिक मास को ए बोल दिया। तो जेड एक्स ए, एक्स क्या है जी, तो यह एटम है, एटम है, यह एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, ठीक है। एटम बोलो या एलिमेंट बोलो, यह क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और यह जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो कभी कभी देखोगे ना किताब में तो इस तरह से डिनोटेड किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सोडियम ले लो, सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है और एटॉमिक मास 23 होता है। नहीं याद है तो याद करिए, ठीक है, हम ऐसे याद कराएंगे भी, ठीक है। अब इसमें देखो, अब सीधा सीधी बात, प्रोटॉन कितना होगा, 11 हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, 11 हो गया। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दो, एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, 23 में से 11 गया 12, बोलो तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद और भी देख लो, और क्या लीजिएगा, आप ले लीजिए आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, बोलिए आर्गन की जो एटॉमिक नंबर होती है वह कितना है, तो आर्गन की एटॉमिक नंबर जो है, बहुत गर्मी है जी, क्या किया जाए, इतना गर्मी है कि कहने की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आर्गन एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18, और इसके एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास कितना होता है, तो 18 दूना 36, ठीक है, लगभग लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना होता है, 18, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन 36 माइनस 18, यह भी क्या हो गया, 18, ठीक है। उसके बाद में और देख लीजिए, और क्या लीजिएगा, मैग्नीशियम ले लीजिए, Mg 12, ठीक है, इसका 24, ठीक है, लगभग लगभग यही ना। एक मैग्नीशियम से अच्छा देखो यूरेनियम वाला थोड़ा सा लो, यूरेनियम ज्यादा पूछता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 235, ठीक है। यही यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, पूछा हुआ सवाल है इसलिए लिए 92, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन 235 में से 92 को घटा दीजिए, 235 में से 92 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4,
और उसके बाद में 143, ठीक है ना जी, 235 से 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 2 1, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया जी 143। तो यही क्या हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, ठीक है। तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, परमाणु भार में से परमाणु संख्या निकाल देंगे तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या लिखिएगा, तो अगला लिख लीजिए आप आइसोटॉप्स और आइसोबार, ठीक है। तो चलो आइसोबार की बात करता हूं कि आइसोबार क्या होता है। इसको समस्थानिक बोला जाता है, एक समभारिक होता है। तो आइसोबार समभारिक होता है, आइसोबार, ठीक है। चलिए आइसोबार क्या होता है, इसको समभारिक बोला जाता है, समभारिक क्या होता है, तो आइसोबार कहने का मतलब है कि वैसा एटम जिसकी एटॉमिक मास सेम हो जबकि एटॉमिक नंबर अलग हो, उसी को बोला जाता है आइसोबार। भारिक से भार बराबर हो, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है ना, वैसा एटम जिसका एटॉमिक मास क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक मास सेम हो, जबकि एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर वह डिफरेंट हो, अलग हो, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आइसोबार कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। तो वैसे परमाणु जिसका भार बराबर हो तथा परमाणु संख्या अलग हो, उसी को बोला जाता है समभारिक, ठीक है, आइसोबार। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। एटॉमिक मास 14 और यहाँ पर भी 14। कोई कहेगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यह है और यह है, यह दोनों क्या है, यह सेम है। सेम क्या हो गया, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है ना वह सेम हो गया। और यह दोनों देखो एटॉमिक नंबर क्या हो गए, तो एटॉमिक नंबर जो है ना डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, तो डिफरेंट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। समझ में आई बात, इसी को बोला जाता है आइसोबार, ठीक है। और उसके बाद में अगला लिख लीजिए, आइसोबार के बाद आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। देखो पता चला स्थान बराबर होगा, समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थान नंबर बराबर होगा। तो जिसका क्या हो, परमाणु संख्या बराबर हो और परमाणु भार अलग हो, उसी को बोला जाता है समस्थानिक। तो एटॉमिक नंबर जो है ना वह सेम हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या जो है ना वह क्या हो, सेम हो, जबकि परमाणु भार, एटॉमिक मास जो है ना वह डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट हो। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है आपका समस्थानिक, ठीक है। पर एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन को जो है ना 3 आइसोटॉप्स होता है, 3 आइसोटॉप्स होता है। और कौन कौन होता है, अच्छा यह जो है ना एक बात हम अच्छा बताना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों हो जाती है, से सुनो। यह जो है ना भार जो है बराबर नहीं होकर के अलग हो जाता है, ऐसा क्यों, पूछ देगा कि ऐसा क्यों बताइए। और सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स जो है ना किसका होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ना आइसोटॉप्स किसका होता है, यह भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अचानक ब्रेन में आ गई, चलिए होता है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है। तो एटॉमिक मास अलग क्यों हो जाता है, तो समस्थानिक आइसोटॉप्स में परमाणु द्रव्यमान अलग होने का कारण उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन के द्रव्यमान अलग होता है, ठीक है। आइसोटॉप्स में परमाणु द्रव्यमान अलग होने के कारण क्या है,
तो अलग होने का एक ही कारण है ना कि उसमें क्या होता है, उसमें परमाणु जो परमाणु भार है न्यूट्रॉन का वह अलग होता है, ठीक है। और यहां पर लिख लीजिए कि हाइड्रोजन का कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेनियम, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ज्यादा सर्वाधिक आइसोटॉप्स किसका होता है, तो पोलोनियम का होता है। लिख लो, यह भी बात इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 डाल करके। सर्वाधिक आइसोटॉप्स, छोटा छोटा सवाल है ना जी, सर्वाधिक आइसोटॉप्स होता है किसका, होता है तो पोलेनियम, POLLENIUM, ठीक है, इसको पीओ बोलते हैं, ठीक है, पीओ, पोस्ट ऑफिसर्स की बात नहीं बोल रहा हूं जी, पीओ, ठीक है। बोलिए, तो सर्वाधिक आइसोटॉप्स होता है, कितने होते हैं इसको आइसोटॉप्स जी, तो इसको आइसोटॉप्स 27 होता है। इसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 27 होता है। और एग्जांपल में लिख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स मतलब परमाणु संख्या सेम और परमाणु भार अलग। कौन कौन होता है, तो हाइड्रोजन का देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, मास 1 2 3, क्योंकि मास अलग हो उसी को बोला जाता है आपका क्या, परमाणु समस्थानिक आइसोटॉप्स। इसको बोला जाता है प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसको बोला जाता है ट्रिटेनियम, ट्रिटेनियम, ठीक है, ट्रिटेनियम। ऐसे हम जब इंट्रोडक्शन किए थे ना क्लास, उसमें भी बताए थे। और हाइड्रोजन का डिस्कवर, यह दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ सवाल है जी। हाइड्रोजन के खोजकर्ता, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो कैवेंडिश, कैवेंडिश, इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश है। और एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स लिख लो, ठीक है, मिटा दे। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स एक सम न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, सम न्यूट्रिनो, उसको भी बताते हैं। आइसो न्यूट्रिनो की मतलब क्या होता है, मिटा रहे इसको। बोलिए, क्या हम बताना चाह रहे थे, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ बताना चाह रहे हैं आइसोटॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। जैसे कार्बन 14 का प्रयोग कहां पर किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग जो है ना जीवाश्म की आयु के लिए करते हैं, जीवाश्मों के लिए करते हैं। चट्टान की आयु के लिए जो है ना वह कितना करते हैं, यूरेनियम 235, ठीक है, कोबाल्ट कैंसर, आयोडीन 131, घेंघा रोग और रक्त कैंसर, यह सब बात पूछता है जी। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। पहला कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु के लिए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए पूछ देगा जी कि जीवाश्म का जो आयु है ना वह कैसे पता करिएगा, तो यह जो है ना कार्बन 14 का प्रयोग करके किया जाता है। यूरेनियम 235, ठीक है, इसका प्रयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पत्थर कितना पुराना है कैसे पता चलेगा, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग से। तीसरा आयोडीन 131, घेंघा रोग, घेंघा रोग, घेंघा रोग प्लस रक्त कैंसर, ठीक है, रक्त कैंसर। उसके बाद में चौथा, आओ चौथा क्या लिखेगा, कार्बन यूरेनियम, उसके बाद में कोबाल्ट, ठीक है, 16 कोबाल्ट कैंसर, ठीक है, कैंसर के लिए, कैंसर, समझ में आई बात। चौथा के बाद अगला 5वां लिख लीजिए, एनीमिया, आयरन, ठीक है, आयरन, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। छठा सोडियम, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, तंत्रिका तंत्र में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, लिखो ना, तंत्रिका तंत्र की आयु, तंत्रिका तंत्र की आयु, ठीक है, या नर्वस सिस्टम में जनरली जो है ना इंफॉर्मेशन इसी के द्वारा जाता है, जैसे बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, ठीक है। पेड़ का तना पर उसके बनने वाले रिंग, ठीक है, जैसे यह आपका क्या है, यह जो है ना टहनी है, मतलब कि
पेड़ का यह भाग है और इस पर जो रिंग बनेगा ना जी, उसी को गिन करके ज्ञात किया जाता है। एक रिंग 10 साल पे बनती है, यदि 4 गो बन गया तो 40 साल पेड़ जो है ना यह पुराना है, ठीक है। तो यह सब की आयु जो है ना कैसे ज्ञात करते हैं, तो कार्बन की कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु के लिए, उसके बाद में यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु के लिए, आयोडीन 131 भेगा रोग या रक्त कैंसर, उसके बाद में कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए, एफी एनीमिया के लिए, आयरन और सोडियम तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम में जनरल इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको मिटा दे। चलिए एक हेडिंग लगा लीजिए आप, आइसो न्यूट्रिनो, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। आइसो न्यूट्रिनो, ठीक है, सम न्यूट्रिनो इसको बोला जाता है, आइसो न्यूट्रिनो, ठीक है, आइसो न्यूट्रिनो। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए आइसो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो आइसो न्यूट्रिनो, आइसो न्यूट्रॉन बोला जाता है। आइसो न्यूट्रॉन बोलो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। यह होता क्या है, तो इसको आइसो न्यूट्रॉन मतलब सम न्यूट्रॉन, ठीक है, सम न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रिनो बोलो, न्यूट्रॉन बोलो, ठीक है। यह होता क्या है, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वह क्या हो, बराबर हो, उसी को बोला जाता है सम न्यूट्रिनो। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इसमें न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन बराबर होगा, न्यूट्रिनो लिखो या न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो ही कर लीजिए, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है, सम न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो सुनो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो उसी को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रिनो, आइसो न्यूट्रिनो कहा जाता है। जैसे कि आप कोई उठाइए ना, ऑक्सीजन उठा लीजिए 8, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पर लिखो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन कहने का अर्थ है कि 8 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और क्या ले लीजिएगा, कार्बन को थोड़ा सा देखो, कार्बन का 6 और यहाँ 14, तो प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन कितना होगा, 14 में से 6 गया तो 8 है, ठीक है। तो यह देखो ऑक्सीजन और कार्बन के लिए यह क्या हो गया, न्यूट्रॉन यहाँ पर यह है और यह बराबर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, आइसो न्यूट्रिनो बोलेंगे। समझ में आ रही है बात, आइसो न्यूट्रिनो बोलेंगे। और कल की क्लास में क्या करेंगे, आइसो न्यूट्रिनो बोलो या आइसोटॉन्स बोलो, कभी कभी आइसो न्यूट्रिनो नहीं लेकर के ना, जानते हो क्या देता है, इसको ऐसे भी देता है आइसो न्यूट्रिनो, या इसी को आइसोटॉन्स भी लिखता है जी, आइसोटॉन्स भी लिखता है इस तरह से, ठीक है, आइसोटॉन्स। समझ में आ रही है बात। तो यह भी क्या है आपका, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो क्या करते हैं, कल की क्लास में हम लोग देखते हैं ऑर्बिट वगैरह के बारे में, ठीक है, ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, उसके बाद में सब ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, आफ-बाउ रूल को देखेंगे, उसके बाद में क्वांटम नंबर बताएंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जीमूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। यह जो है ना 4 तरीका से क्वांटम नंबर जो है ना निकालते हैं। तो इसी तरह से आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे दोस्त मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, और ना परिणाम तो बताएगा ही कि मेहनत कैसा था। और एक बात बताए तुमको, एक राज की बात बताते हैं कि एक बच्चा हमसे पूछा ना कि आपको इतना याद कैसे रहता है, तो हमने बताया कि देखो बाबू, पढ़ाई करनी पड़ती है, रेगुलर करनी पड़ती है, और किसी चीज़ को पढ़िएगा और उसको बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि किसी को मनाने के पीछे लग जाइएगा तो कभी याद नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाबू ने मेरा खाना खाया कि नहीं, बाबू ने मेरा सोया कि नहीं, तो यह सब में दिक्कत हो जाएगी। और अच्छा से पढ़िएगा तभी याद रहेगा, ठीक है, और नहीं तो वह भी लात मारेगी और आपका पढ़ाई भी जाएगा। इसीलिए हमेशा सक्सेस होइए, और सक्सेस होकर के जो करना है करिए। और जो आज आप पीछे लगे हुए हैं ना, जो 7 फेरा लिया हुआ है, उसको भी पता नहीं है कि 7 फेरा में हम जो लिए हैं तो क्या क्या वचन को किए हैं। तो 7 फेरा लेने वाला वचन नहीं निभाएगा तो आपको पता है कि बिना वचन लिए हुए 7 फेरा और आपको निभा देगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, कन्फर्म लात मारेगी, आपसे बेहतर मिलते हो। इसीलिए पढ़ाई करनी है, जम करके पढ़नी है, और लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।